नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। लखीमपुर खीरी में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए रास्ते में हैं, यानी वहां पहुंचने वाले हैं। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का नया सियासी बैटल ग्राउंड बना हुआ है, क्योंकि नेताओं को वहां अभी अपनी चुनावी फसल बोनी है। हमें लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों से संवेदना है। हम उनके हक में उन्हें न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन कल ही आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित की हत्या की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कश्मीरी पंडित था। 68 साल के मक्खन लाल बिंद्रू को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि उन्होंने 1990 में कश्मीर से भागना उचित नहीं समझा था। वो श्रीनगर में ही टिके रहे, वहीं अपने बच्चों को पालते पोसते रहे, लेकिन कल आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया। कल ही श्रीनगर में एक गोलगप्पे वाले को भी मार दिया गया। वीरंजन पासवान बिहार के भागलपुर से श्रीनगर जाकर पिछले 2.5 साल से गोलगप्पे बेच रहे थे। 56 साल के पासवान की क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो श्रीनगर में जाकर रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी और उनके जैसे बाकी नेताओं के पास इन लोगों के आंसू पोंछने के लिए समय नहीं है क्या? राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कश्मीर में मारे गए इन अल्पसंख्यकों के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। और ये हाल तब है जब राहुल गांधी अपने कश्मीर दौरे में ये कहते नहीं थकते कि वो एक कश्मीरी पंडित है। अगस्त में ही राहुल गांधी कश्मीर घूमकर आए थे और तब भी उन्होंने ये कहा था कि उनके अंदर भी कश्मीरियत है, क्योंकि वो एक कश्मीरी पंडित है। मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं घर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि जम्मू कश्मीर में आते हुए जब भी मैं आता हूं, मुझे लगता है कि घर आया हूं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में होती हत्याएं राहुल गांधी के एजेंडे को सूट नहीं करती है। कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आवाज उठाने से वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन आज इस देश के तमाम नेताओं को जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को, पत्थरबाजों और हर भारत विरोधी सोच को, श्रद्धा बिंद्रू को सुनना चाहिए। श्रीनगर में कल मारे गए कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी हैं श्रद्धा, जिन्होंने आज ऐसी बातें कही हैं कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम करता है। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूं। ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। कश्मीर के कायर आतंकवादियों को यह है एक शेरनी की चुनौती। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। आज कश्मीर की श्रद्धा बोलेगी, आतंकवादियों की पोल खोलेगी। इतनी औकात है ना, चल आ मेरे सामने और मेरे से बात। पत्थरबाजों को कश्मीरी शेरनी की मुफ्त की सलाह। बेटा थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, दुनिया भी देख लोगे। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह आपको अच्छी सोच। न कोई नेता है, न कोई टेड टॉक स्पीकर है और न ही कोई स्पिरिचुअल गुरु है। इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। यकीन नहीं होगा कि श्रीनगर में कल ही आतंकवादियों ने इनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। ये है श्रद्धा बिंद्रू, जो पेशे से एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जन्म से एक कश्मीरी पंडित। लेकिन इनकी पहचान थी श्रीनगर के बिंद्रू केमिस्ट के मालिक मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी। श्रीनगर के लिए मक्खनलाल बिंद्रू क्या थे, ये आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े लोगों से जानिए। और ये कोई आम लोग नहीं है। इनमें से एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक श्रीनगर के मेयर हैं और एक कश्मीर के एक प्रमुख नेता हैं। वो आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने
उसे मार डाला है। उस बेचारे ने हर एक की खिदमत की, उसने लोगों के लिए सब कुछ दिया। जब लोग यहाँ से भाग गए, वो नहीं भागा, वो यहीं रहा कि मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। बचपन से जब कभी दवाई लानी होती थी तो एक ऑथेंटिक ये होता था कि बिंद्रू साहब के पास जाइए। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप आई हैव सीन हिम लोगों की खिदमत, बेलौस खिदमत करते हुए। इनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा। इस आदमी ने जो खिदमत पिछले 40 साल हम लोगों की है, क्या कह सकता हूँ, शर्मिंदा हूँ और क्या कह सकता हूँ। ऐसे ही थे मक्खन लाल बिंद्रू, जो कई दशकों से श्रीनगर के इकबाल पार्क शेरगारी इलाके में अपनी केमिस्ट की एक दुकान चलाते थे। लेकिन दुकानदार या व्यापारी नहीं थे, बल्कि गरीबों की खूब मदद करते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें मुफ्त में दवाएं देते थे। इसीलिए आज जब उनकी हत्या की खबर लोगों ने सुनी तो न जाने ऐसे कितने लोग उन्हें देखने आए जिनकी बिंद्रू साहब ने मदद की थी। मुझे पता नहीं था इनका, किसी ने कहा बिंद्रू सर के पास जाओ, डॉक्टर वो आपका इलाज करेंगे। अब हम किसके पास जाएंगे? यही थे हमारे, भगवान भी थे, खुदा भी यही थे, सब यही थे। अब खत्म हो गया, मुझे लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मक्खन लाल बिंद्रू के घर पहुंचकर रोने लगे। बिंद्रू के परिवार का सबसे बड़ा दुख यही है कि जब उन्होंने पिछले 40 सालों से सारे कश्मीरियों की मदद की बिना उनकी जाति या धर्म देखकर, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? कायर आतंकवादियों ने कश्मीरियों के नाम पर उनकी हत्या क्यों कर दी? बिंद्रू साहब की पत्नी के यही सवाल है। मैंने तो बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था। कौम की सेवा करते रहे, कौम की सेवा करते। मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। जो मेरे इधर सारे भाई बंधु थे उनकी बेइज्जती कराई। मैं कौम की बेइज्जती की, सारे कौम की बेइज्जती। एक आदमी ने किया, सब कौम सारे को। अरे भाई साहब, एक बंदे ने किया ना, बेइज्जती किसकी हुई? मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगी? राम नाम। मक्खन लाल बिंद्रू के बेटे डॉक्टर सिद्धार्थ बिंद्रू का भी यही दुख है कि उनके पिता ने एक अच्छा जीवन जिया, सबकी मदद की, लेकिन ऐसे ही गोली मारकर उन्हें क्यों मारा गया? बहुत ही दुख की बात है। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिस तरीके से हुआ, मैं एक्सपेक्ट करता था मेरे फादर एक नेचुरल डेथ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही नेचुरल लाइफ को जिया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ थी। एक फार्मेसी ओनर होते हुए उन्होंने अपना एक नाम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। कश्मीर में सब उनको जानते थे, इसलिए कि उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया और एक नाम बनाया अपनी पर्सनालिटी पे। ही वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। मक्खन लाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा बिंद्रू चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हैं कि किसी निर्दोष इंसान को ऐसे गोली मार देना कश्मीर की लड़ाई कैसे है? जाना तो सब नहीं है, सभी जाएंगे और आप सब भी उसी अल्लाह को जवाब दोगे। वो अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है। उसने ये इंसिडेंट किया है, उसने पता है क्या किया है? उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए हैं। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया। तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई होगी, जरा आप मुझे बताएंगे? मक्खन लाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट। श्रद्धा बिंद्रू आज पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही बेबाकी, निडरता और साफ गोई से कश्मीर के पत्थरबाजों, आतंकवादियों और भारत विरोधी सोच रखने वालों को आईना दिखाया है। अपने पिता को खोने वाली श्रद्धा बिंद्रू का संदेश साफ है कि कश्मीर समस्या का हल पत्थर, बंदूक और गोली से नहीं निकलेगा, बल्कि शिक्षा से निकलेगा। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Mukhan Lal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. ये भी कश्मीरी हैं जिनके माता पिता ने उन्हें पढ़ा लिखा कर ऐसा बनाया कि वो पूरी दुनिया में फैले हैं, बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भी कश्मीरी हैं
जो कश्मीर की झूठी आजादी का ख्वाब देखकर हाथ में बंदूक उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी श्रद्धा बिंद्रू का संदेश है। औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ, who is speaking in front of all the people here. Okay? He gave us education and their parents gave them stones, pellets and bullets. एक इंसान बन जाओ। जो ये पत्थरबाज, आपने किया क्या एक के साथ? आप किसी की फैमिली को उजाड़, एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। श्रद्धा बिंद्रू का एक ही सवाल है कि क्या गोली मार लेने से कश्मीर का हल हो जाएगा? क्या निर्दोषों को मारने से कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा लड़की हूँ भाई मैं। ये बनाया मेरे बाप ने मुझे कश्मीर में रह के। I have been educated in Kashmir, okay? I have not been educated in some Oxford college or something. He gave us education. Kashmiri Pandits gave their children education. They are spread all over the world. All over the world. We are in America, we are in London. Okay, talk about his daughter-in-law. She's in London. She's in a multinational company. तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे? मक्खनलाल बिंद्रू को उनके धर्म की वजह से मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू थे जो श्रीनगर में अल्पसंख्यक हैं। सरकार कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाना चाहती है, लेकिन जब वहीं रहने वाले कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बाहर से आने वाले कैसे सुरक्षित होंगे? इससे थोड़ा उनको डर तो लगेगा क्योंकि अपनी जान तो पहले, जान है तो जहान है। बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा इफेक्ट। वो आना चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं। ये कोई ऐसी पॉलिटिक्स कोई नहीं है। हम लोग जानते नहीं, हमने पॉलिटिक्स देखी न की है कभी। ये चीज़ है देखा हमने, सिर्फ यही है। वो बेचारे हमारे अपने हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आना चाहते हैं, अपने घरों में बसना चाहते हैं। कायर आतंकवादियों ने कल श्रीनगर में सिर्फ मक्खनलाल बिंद्रू की ही हत्या नहीं की, बल्कि श्रीनगर में ही कल एक गोलगप्पे वाले को मार दिया। 56 साल के वीरंजन पासवान बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। पिछले 2.5 साल से श्रीनगर में गोलगप्पे बेचते थे। वीरंजन के 6 बच्चे हैं। कमाने वाले सिर्फ वही थे, लेकिन उन्हें भी उनके धर्म की वजह से मार दिया। इन घटनाओं की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी ग्रुप TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इन हत्याओं के खिलाफ जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडितों और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान! लेकिन लोगों के इस आक्रोश से होगा क्या? तो आपने देखा कश्मीर में 3 लोगों की हत्या पर लोग भड़के हुए हैं, लेकिन तमाम दल के नेता आंखें मूंदे बैठे हैं। हर किसी की जुबान पर लखीमपुर है। हर कोई लखीमपुर जाना चाहता है क्योंकि लखीमपुर में इस वक्त सभी को लहलहाती हुई सियासी फसल दिखाई दे रही है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचे हैं। कल अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो उनका कहना है कि वो कल 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर लखीमपुर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सबसे पहले लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित के घर हाजिरी लगा आए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम भी लखीमपुर जा रहे हैं, उन्हें रोक दिया गया है। तो तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लखीमपुर में चल रहा है। जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिवारों के साथ मुलाकात करने के लिए ये नेता पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को मुरादाबाद में हिरासत में लेकर सर्किट हाउस में रखा गया है। मृतक किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों का कहना है कि ये राजनीति बंद होनी चाहिए, हमें राजनीति नहीं चाहिए। लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक आज कैसे दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहिए? ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन। देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए।
लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर अजीब मंजर था। राहुल गांधी एयरपोर्ट के अंदर बैठे थे और उनके इर्द गिर्द सुरक्षा बलों के कई जवान मौजूद थे जो राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर जाने पर रोक रहे थे। लोग भाई मुझे निकलने दीजिए, जल्दी थ्रू करो, निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए, इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे आप। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी? तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताओ ये कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज जी? ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए जी। सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। आप कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो। राहुल गांधी ये ठान कर दिल्ली से निकले थे कि चाहे जो हो जाए वो लखीमपुर जाकर ही रहे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो फ्लाइट में थे। राहुल कैमरे की तरफ देख जरूर रहे थे लेकिन मीडिया से बात नहीं करना चाहते थे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी थे। इस बीच यूपी सरकार ने राजनीतिक दलों को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी थी, जिसमें कहा गया कि हर पार्टी से 5-5 लोग लखीमपुर जा सकते हैं। राहुल के लखनऊ पहुंचने से पहले ही यूपी पुलिस ने एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। सीआईएसएफ जो है आगे बढ़कर रस्सियां बांध रही है। जिस रास्ते से एग्जिट के बाद लोग निकलते हैं वहां पर रस्सियां बांधी गई है कि कांग्रेस कार्यकर्ता और आगे ना बढ़ पाए। ये तालियां, ये शोर, ये नारे निश्चित तौर पर कांग्रेस इस घटना को अपनी विजय की तरफ भुनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए कई दिन बाद इस तरीके की ऊर्जा लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस को देखने को मिली होगी। ये तस्वीरें राहुल के लखनऊ पहुंचने की हैं। उनके साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। राहुल गांधी प्लेन से उतरकर आम लोगों की तरह रनवे पर मौजूद बस में चढ़े। वो बस में चुपचाप एक जगह खड़े हुए थे। एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग में पहुंचते ही राहुल को यूपी पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर होते हुए लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाना चाहती थी। सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ियां लगाई गई हैं। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है। बस इसी को लेकर पेच फंस गया। राहुल गांधी वहीं एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। पत्रकारों ने पूछा, आपको रोका क्यों जा रहा है? तो सुनिए राहुल ने क्या कहा। मुझे कहा गया था कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले, आर्मी वाले, पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया। डर किस बात की है? सच्चाई से डरते हैं। हमने दिल्ली में जो सच्चाई है ना, उससे डरते हैं। कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। करीब घंटे भर यही ड्रामा चलता रहा। तभी अचानक वहां हलचल बढ़ी और राहुल गांधी उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और उनका काफिला एयरपोर्ट से सीतापुर की तरफ रवाना हो गया, जहां प्रियंका गांधी पहले से मौजूद थी और उनका इंतजार कर रही थी। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही प्रियंका की एक दिन पहले गिरफ्तारी के बाद उन्हें आज कुछ घंटे पहले ही रिहा किया गया था। सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। लखीमपुर कांड को लेकर राहुल और प्रियंका लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, तो बीजेपी भी इस पर जोरदार पलटवार कर रही है। राहुल गांधी और संबित पात्रा के बीच भी जमकर शब्द युद्ध हुआ। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है।
लखीमपुर में एक मृतक किसान के पोस्टमार्टम को लेकर भी किसानों ने सवाल उठाया था, जिसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। इस पर राहुल ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने पलटवार किया। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? लखीमपुर जाने पर पहले तमाम नेताओं को रोका गया। राहुल ने इसे भी मुद्दा बनाया, कहा देश में तानाशाही हो रही है। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है। तो लखीमपुर मामले पर सियासत पूरे जोरों पर है और इसी हिंसा से जुड़ी हुई इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। अब कल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। वारदात ना तो रात के अंधेरे में हुई और ना ही बंद कमरे में, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये वारदात हुई। इसीलिए वारदात के दर्जनों गवाह भी मौजूद हैं। इसके बावजूद घटना के पेच बेहद उलझे हुए हैं, क्योंकि हर चश्मदीद के पास इस वारदात की एक अलग ही कहानी है। एक ही सवाल के अनगिनत जवाब हैं। कोई दावा कर रहा है कि पहले पत्थरबाजी हुई, फिर कार से प्रदर्शनकारी कुचले गए, तो दूसरा कह रहा है कि पहले कार ने कुचला और फिर पत्थरबाजी हुई। सवाल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मौजूदगी को लेकर भी है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने वारदात के कई चश्मदीद लोगों से बात की है। आप भी उनका पक्ष सुनिए और पूरी वारदात को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। पहले किसानों को कुचला गया, पीछे से गाड़ी आई, ये साइडें मारी, ये सब कुचल के। या पहले किसानों ने कहर ढाया। उस गाड़ी में मैं आगे बैठा था तो ये लोग आशीष मिश्रा मुझको समझ रहे थे, इसलिए इन लोगों ने उस पे पथराव और ईंट पत्थर चलाना शुरू किया है। क्या थार में मौजूद थे मंत्री जी के बेटे? अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। क्या गाड़ियों में मौजूद था विस्फोटक? असलहे रहे होंगे। जब वहाँ पे गाड़ियाँ जली हैं तो उसमें बताया जा रहा गोला बारूद दगा है जलने के बाद। लखीमपुर कांड में सामने आए अनगिनत वीडियो के बाद अब इस मामले के दर्जनों चश्मदीद भी सामने आ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ही वारदात पर हर चश्मदीद का बयान अलग अलग है। कोई कहता है कि पहले प्रदर्शनकारी कुचले गए, फिर हिंसा हुई, तो कई ये दावा कर रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी हुई, फिर किसान कुचले गए। सबसे पहले इस वारदात में जख्मी उन किसानों की गवाही सुनिए जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अपने घर को जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, ये साइडें मारी, ये सब कुचल के फिर हम गिर पर। बाद में हमको नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, काफी लोग घायल हो चुके हैं, हमारे भी चोट लगी हुई थी, पैर फ्रैक्चर है। जिन गाड़ियों से कुचले गए ये प्रदर्शनकारी ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं, उस गाड़ी में मौजूद शख्स का दावा इसके बिल्कुल उलट है। ये गवाही है बीजेपी नेता सुमित जायसवाल की, जो यूपी 31 AS 1000 में उस वक्त मौजूद थे जब ये खौफनाक वारदात हुई। घटना से जुड़े इस वायरल वीडियो में गाड़ी से निकलकर जो शख्स भाग रहा है वो सुमित जायसवाल ही है। सुमित के मुताबिक पहले काफिले पर हमला हुआ और फिर कुचले जाने का हादसा।
मैं वहाँ का चश्मदीद हूँ। मैंने गाड़ी से उतर के मैं भागा हूँ। वो वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस प्रकार से वहाँ भागा हूँ। निहत्था हूँ, कोई हथियार नहीं है। हमला करने वाले के पास हथियार होते हैं, हथियार होगा। और अगर वहाँ पे गाड़ियाँ छूटी थी, उनमें हथियार थे, तो इन लोगों ने हथियार क्यों नहीं, वो हथियार निकाल के क्यों नहीं रखे होंगे? आपके सामने जरूर रखते वो, लेकिन उसमें कोई हथियार ही नहीं थे। वो तो स्वागत के लिए गाड़ियां जा रही थी और स्वागत करने हम जा रहे थे तो निश्चित रूप से वहां स्वागत करते। लेकिन जब बीच में इन्होंने पथराव शुरू कर दिया और सीधे मारने, जान से मारने की पूरा इनका प्लान था। सुमित खुद को जिस हिंसा का शिकार बता रहे हैं वो कैसे भड़की और वहां थार के पहुंचने से कुछ देर पहले कैसा माहौल था, ये जानने के लिए हमने एक ऐसे शख्स से बात की जिनकी गाड़ी वारदात से कुछ देर पहले ही उस सड़क से गुजरी थी। इनका नाम पवन गुप्ता है, जो स्थानीय सभासद है। हम लोग जब यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य जी को मरखापुर रिसीव करने के बाद सीधे हम लोग निघासन चले गए। निघासन से जाने के बाद हम लोग तिकुनिया, जहाँ दंगल का प्रोग्राम था, वहाँ हम इनवाइट थे, वहाँ जा रहे थे। और हमारा वहाँ पर किसानों से भी संपर्क है, किसानों से भी हमारा गल्ला आता है, तो हम लोग वहाँ पर उनसे भी मिलने जा रहे थे। उसी पर्पज हम भीड़ से गुजर रहे थे तो किसानों का जो काफिला था उन लोगों ने हमें रोक लिया। अच्छा, आपकी गाड़ी अकेले थी, आपके आगे पीछे भी कोई था? अकेले थी, हमारी गाड़ी अकेले थी, अकेली गाड़ी थी। हम लोग निकलते निरंतर जा रहे थे, हमारी गाड़ी को उन लोगों ने रोका, डंडे लाठी चलाए। उसके बाद जब हमने शीशा खोला तो कुछ किसान लोग हमें जो जानते थे उन लोगों ने हमको मतलब अपनी गदरिंग से बाहर कर दिया। इस वारदात का एक बड़ा पेच ये भी है कि क्या जिस थार गाड़ी से प्रदर्शनकारी कुचले गए उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मौजूद थे या नहीं। थार के काफिले के साथ ही एक और एसयूवी चल रही थी। इसमें मौजूद एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ। इस शख्स से एक पुलिस अफसर ने घटना स्थल पर ही बयान लिया था, जो इस मामले की एक अहम गवाही है। तुम आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे। थार किसके साथ थी, इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। वारदात की तह तक पहुंचने के लिए किसानों के इस प्रदर्शन में मौजूद एक और शख्स के पास एबीपी न्यूज पहुंचा। इस शख्स के दावे तो और भी सनसनीखेज हैं। इस चश्मदीद का दावा तो यहाँ तक है कि काफिले में मौजूद गाड़ियों में विस्फोटक रखा हुआ था। विनीत, ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी हैं, टेनी, उनका बेटा वो भी बैठा था, मोनू भैया के नाम से जो जानते हैं लोग, वो भी बैठा था। किस गाड़ी में था? सर, जहाँ तक लोगों का कहना है, हालांकि हमने देखा नहीं, तीसरी गाड़ी में थे, सबसे पीछे वाली गाड़ी में वो बैठे हुए थे। भाजपा के लोगों के पास असलहे थे? असलहे रहे होंगे। जब वहाँ पे गाड़ियाँ जली हैं तो उसमें बताया जा रहा गोला बारूद दगा है जलने के बाद में। साफ है कि वारदात को लेकर चश्मदीदों के दावे भी पक्ष और विपक्ष में बटे हैं। प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं के काफिले को जिम्मेदार बता रहे हैं। सबसे ज्यादा उंगली केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर उठ रही है, लेकिन वो अपने इस बयान पर कायम है कि वो वारदात वाली जगह पर मौजूद थे ही नहीं। मैं न वहाँ घटना स्थल पर था, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से, जैसा सभी लोग हमारे जनपद के लोग जानते हैं, बड़े विशाल रूप में वो दंगल का आयोजन होता है। तो सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनबीरपुर में ही थे। पहलवान वहाँ पर उपस्थित थे, दंगल कमेटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, और इधर उधर जो दुकानें हैं, होटल वाले और इत्यादि, ये सब दुकानों के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो अगर प्रमाण चाहेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। लखीमपुर कांड पर अब सच और झूठ की इतनी परतें जम चुकी हैं कि इन्हें साफ करना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इस मामले पर शुरू हुआ सियासत का शोर जांच एजेंसियों की चुनौती को और बढ़ा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।